हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमने एक चैप्टर कर लिया है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देख लेना। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर एक चैप्टर नंबर सेकंड आप इसको बोल सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर हमको एनालिसिस करना है। एक्चुअली में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ही यही है कि जो भी आपके कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, या टैक्स अकाउंटिंग है, उसमें हम डेटा लेंगे और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स की हेल्प से उसके अंदर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स लेकर के जो है इसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता है क्या क्या शामिल होता है, हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। हमने क्लास 11 12 के अंदर भी पढ़ा होगा ये। तो इसके अंदर आता है जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसके अंदर आता है आपका बैलेंस शीट, ठीक है। और थर्ड नंबर हम इसमें एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, वो है ईपीएस स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है 3 पार्ट के अंदर कवर होगा आपका, ठीक है। 3 लेक्चर आएंगे इस चैप्टर के। तो इसमें सबसे फर्स्ट लेक्चर आज का है। आज के लेक्चर के अंदर हम ईपीएस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ईपीएस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके 2 एनालिसिस करेंगे हम, चाहे वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो, चाहे आपका बैलेंस शीट हो। इसके हम 2 एनालिसिस करेंगे। एक होगा, आपको बताइए, कॉमन साइज एनालिसिस, ठीक है, और एक कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो 2 एनालिसिस करेंगे। तो टोटल इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर जो आएंगे वो आएंगे 3, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक लेक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो एक लेक्चर ये रहा ईपीएस का, ये मैं आज आपको सिखा दूंगा। फर्स्ट लेक्चर ये आ जाएगा। सेकंड लेक्चर हम कर लेंगे कॉमन साइज, और थर्ड लेक्चर हम कर देंगे कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। हाँ, उसके साथ में मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट भी बता दूंगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईपीएस स्टेटमेंट। ईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है और ईपीएस होता क्या है, तो देखिए, हर कंपनी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है उनको ईपीएस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अपने मैनेजर्स को देना होता है, ठीक है। ईपीएस की फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। क्या होती है? ईपीएस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है अर्निंग पर शेयर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रति अंश अर्जन, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत बता देते हैं उनको भी। प्रति अंश अर्जन, तो ईपीएस, यहां से ई लिया, यहां से पी और यहां से एस, तो बन गया ईपीएस। अब ये अर्निंग पर शेयर है क्या? अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा, ठीक है। किसी कंपनी का मैंने क्या खरीद लिया? एक शेयर खरीद लिया। अब उस कंपनी का एक शेयर खरीदा और मैंने उस पर कुछ पैसे लगा दिए। एक शेयर मान लेते हैं 10,000 रुपये का एक शेयर है, तो मैंने 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है। और एक शेयर मेरा उस कंपनी का मेरे पास में है। अब वो कंपनी उस पैसे से क्या करेगी? बिजनेस करेगी। उसके बाद जब ईयर एंड होगा तो वो मुझे बताएगी ना कि भैया कितनी कमाई हुई। अब उस कंपनी की जितनी भी कमाई है वो टोटल मेरी कमाई थोड़ी है। मेरे पास तो उस कंपनी का एक शेयर है, तो मैं तो ये जानना चाहूंगा कि मेरे पास तो भैया एक शेयर है, एक शेयर पर कितनी कमाई करी तुमने। उसी को बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर कितना प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट करना बहुत इजी है, आसान है, ठीक है। समझिए कैसे करते हैं। देखो ईपीएस को, इसमें क्या करना होता है, ईपीएस स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं ना वो भी इजी है। देखो मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको, सिंपल है बहुत, और ये बहुत काम भी आता है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर और आगे भी डिटेल में जब हम एडवांस स्टडी करते हैं ना, तो ये ईपीएस स्टेटमेंट बहुत काम आता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ईपीएस स्टेटमेंट। देखो इसमें सबसे पहले क्या कर लेंगे, सेल लेनी होती है। सेल्स कितनी, टोटल सेल्स कितनी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए टोटल सेल है 10 लाख रुपए की, ठीक है, ओके, ठीक। इसमें से लेस करना होता है हमको वेरिएबल कॉस्ट। क्या लेस करना होता है? वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला स्टेटमेंट आपके एफएम में भी बहुत काम आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं ना वहां पर भी बहुत काम आता है। वेरिएबल कॉस्ट पता है कौन सी होती है? जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसके साथ में जब प्रोडक्शन करते हैं तो ये कॉस्ट लगती है, और जब प्रोडक्शन बंद करते हैं तो कॉस्ट नहीं लगती है। जैसे कि रॉ मटेरियल, अगर प्रोडक्शन करेंगे
तो मटेरियल लगेगा, अगर प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो नहीं लगेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन कम करेंगे तो रॉ मटेरियल कम लगेगा। तो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ कम होती है, उसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कुछ ओवरहेड्स हो गए, तो ये सब वेरिएबल कॉस्ट होती है। मान लेते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 6 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब हमारे पास जो बचता है ना उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बच गया? 4 लाख। ठीक है, 10 लाख माइनस 6 लाख। अब इसमें से जो लेस होता है ना वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है पता है? ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। अगर आप प्रोडक्शन बंद कर दोगे, उत्पादन नहीं करोगे तो भी लगेगी, अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो भी लगेगी, ज़्यादा करोगे तो भी लगेगी, कम करोगे तो भी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री बंद करके ताला लगा के घर पे आ जाओ तो भी रेंट तो देना ही पड़ेगा उस ओनर को, अगर फैक्ट्री की जो प्लेस है वो आपने रेंट पे ले रखी है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो भी रेंट उतना ही लगेगा, कम करोगे तो भी उतना ही लगेगा। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो उसके बाद हमको फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी होती है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 2 लाख, 2 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब हमारे सामने जो बच गया वो कितना बच गया? 2 लाख। ये 4 में से 2 गया 2। ये जो 2 लाख बच गया ना, इसको बोलते हैं EBIT। क्या बोलते हैं? EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको बोलते हैं EBIT। आपकी बुक में हो सकता है लिखा हो PBIT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अर्निंग बोलो या प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है। अर्निंग या प्रॉफिट बोल दो। प्रॉफिट, बी मतलब बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स कैलकुलेट करने से पहले का कितना प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन टैक्स कैलकुलेट करने से पहले का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। इसी को बोलते हैं EBIT, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स पे करना है। तो सबसे पहले हम पे करेंगे टैक्स, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर कोई लोन वगैरह ले रखा है तो ब्याज लगेगा, अगर कोई डिबेंचर इशू कर रखे हैं तो भी आपका ब्याज लगेगा, यानी कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं हम यहाँ पर कि जो हमने लोन ले रखा है टोटल, वो हमने लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, या 12 लाख का कर दो, या 8 लाख का कर दो, चलो कुछ भी कर दो यार, इतना क्या सोचना, 8 लाख रुपए कर देते, 8 लाख का। ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट की रेट है 10%, तो कितना हो गया? इंटरेस्ट 80,000 रुपये। तो अब आपके पास कितना बच गया? देखो 1,20,000। ये 120 जो बचा ना, ये क्या बच गया? ये है EB। आई तो चला गया, आई तो लेस कर दिया मैंने, इंटरेस्ट लेस कर दिया, तो ये बच गया EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स लगने से पहले की अर्निंग। ओके जी, तो टैक्स को क्यों पीछे रख रहे हो? टैक्स को भी लेस कर दो। सही बात है। थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा होगा, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो इतना तो बनता है ना? सही कहा ना? हाँ जी। तो आपका जो EBT है वो आ गया 120। अब इसमें से लेस कर दो टैक्स। मान लेते हैं टैक्स की रेट कई बार 30% होती है, लगभग कंपनी के अंदर 30% टैक्स लगता है, और एजुकेशन सेस वगैरह जोड़ देते हैं तो 33-34% के आसपास हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि जो टैक्स लगा हमारा वो 20,000 रुपीज़ लग गया। ठीक है, किसी वजह से 20,000। तो अब यहाँ पर आ गया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो ये EBT था ना, वो ये EBIT, ये होगा EAIT। बी मतलब बिफोर, इंटरेस्ट और टैक्स लगने से पहले का प्रॉफिट, ये हो गया इंटरेस्ट और टैक्स लगने के बाद का प्रॉफिट, यानी कि आफ्टर, है ना? EAIT, अर्निंग आफ्टर। क्या क्या लेस है इसमें से? इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स कौन सा? इनकम टैक्स। तो 1 लाख आ गया। ओके भैया, तो सब कुछ हमने कर लिया। 1 लाख रुपए की हमको कमाई हो गई। अगर कंपनी है तो ये कमाई किसकी होगी? होगी शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इसको डिविडेंड के रूप में हमें उनको देना है, लाभांश उनको देना पड़ेगा। बट यहाँ पर सबसे पहले डिविडेंड किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले हम इसमें से लेस कर देंगे, लेस कर दो डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, मान लेते हैं हमने प्रेफरेंस शेयर इशू करे ही नहीं, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करे ही नहीं,
और प्रेफरेंस शेयर इशू करे ही नहीं तो उनका डिविडेंड बनेगा ही नहीं। यस, अगर होता तो लेस कर देते। यस, बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, तो अब क्या करना सर, अब जो आया ना 1 लाख रुपीज, यस, ये क्या है, ये है अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH। यहां पर ESH का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर। कितनी कमाई इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर ESH। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी कमाई अवेलेबल है, 1 लाख रुपए की टोटल है। अब मुझे ये जानना है कि भैया मैंने इस कंपनी का 1 शेयर खरीद रखा है तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे। कोई जानना चाहता है उसने उस कंपनी के 10 शेयर खरीदे तो उसे कितने रुपए मिलेंगे। कोई जानना चाहता है कि उसने 30 शेयर खरीद रखे, किसी ने 100 शेयर खरीद रखे हैं, किसी ने 1000 शेयर खरीद रखे हैं, तो पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है। आइए, तो आपको पता करना पड़ेगा भैया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं। तो इसमें डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होल्डर। अब मान लेते हैं हमारी टोटल कैपिटल है वो है फॉर एग्जांपल के लिए 50,000 रुपये, ठीक है, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा ही होती है कंपनी के अंदर। 50,000 रुपये की हमारी कैपिटल है, और या 5 लाख कर लो, चलो 5 लाख कर लेते हैं, 5 लाख की है टोटल कैपिटल जो है हमारी, 5 लाख की है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है, और एक शेयर जो है वो है 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 50,000। भाई टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 50,000। और कई बार सीधे भी दे रखे होते हैं, तो 50,000 का इसमें कर दो डिवाइड 50,000। तो यहां पर 1 लाख में 50,000 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 रुपीज। ये जो 2 रुपीज आया है ना, यही है आपका EPS, यानी कि अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर कितनी कमाई हुई, 2 रुपए। अब मेरे पास 1 शेयर है तो मुझे 2 रुपए मिलेंगे, किसी के पास में अगर 10 शेयर है तो उसको 20 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 100 शेयर है तो उसको 200 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 1000 शेयर है तो 2000 रुपए मिलेंगे, किसी के पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर हो भी नहीं सकते, 50,000 शेयर ज़्यादा से ज़्यादा है यहाँ पर, किसी के पास 10,000 शेयर है तो उसको 20,000 रुपए मिलेंगे। समझ में आ गया, इस तरीके से। तो ये आ गया EPS, अर्निंग पर शेयर। ये मैंने ऐसे ही डेटा लिया है, आपको क्वेश्चन के अंदर ये डेटा सब दे रखा होगा, बस आपको EPS कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहां जो मैंने ये EPS कैलकुलेट करा है ना, इसको बोलते हैं बेसिक EPS। अच्छा, EPS भी 2 तरीके के होते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेट करा ना, इसको बोलते हैं बेसिक EPS, ठीक है, ओके। तो EPS भी 2 तरीके के होते हैं। EPS जब हम कैलकुलेट करते हैं ना अर्निंग पर शेयर, तो वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिक EPS, वो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया। एक होता है डाइल्यूटेड EPS, डाइल्यूटेड EPS, मतलब 2 तरीके की EPS आपको देखने को मिलती है। एक मैं सोच रहा हूं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करके बताऊं इसका, ठीक है, हाँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डाइल्यूटेड EPS, सॉरी, DILUTED, डाइल्यूटेड EPS, यस, स्पेलिंग एकदम करेक्ट। तो 2 तरह के EPS होते हैं। फर्क क्या होता है मैं बता देता हूँ। इसमें क्या फॉर्मूला जो होता है ना, हाँ, वो क्या होता है इस EPS को निकालने का, अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH यानी कि अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये फॉर्मूला होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब यहां पर देखो डाइल्यूटेड EPS का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लेकिन ये जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड क्या इंक्लूड करेंगे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। अब समझ रहा मैं बताता हूं आप। सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लो, दोनों जगह सेम लग रहा है। सर ये फॉर्मूला कहां से, अभी तो आपने इतना बड़ा सब कुछ किया, तो देखो
ये जो मैंने सब कुछ किया है ना, इसमें एंड में निकाला क्या, मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करी, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट लेस करी, ईबीटी आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट लेस किया, टैक्स लेस किया तो ईआईटी आ गया, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिविडेंड पे कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद जो बचा उसको क्या बोलते थे, ये देखो ये क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, 1 लाख रुपए, हाँ उसमें डिवाइड किसका किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये देखो ये तो फॉर्मूला है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहां पर भी ये, लेकिन ये क्या लिखा मैंने, यहां पर तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपने इशू करे हैं शेयर वो ले लेंगे, तो बेसिक ईपीएस आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे अभी आया था फॉर एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया था, 50,000 का हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा ईपीएस कितना आ गया था, 2 रुपए, हो गया, समझ में आ गया। अब यहां क्या है मामला, यहां पर मामला ये है, थोड़ा सा देखो आप, यहां पर पता है क्या है, डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर ये बोल रहा है कि आपका 1 लाख रुपए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, वो तो ठीक है, इसके अलावा 50,000 आपके क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, वो भी ठीक है, प्लस कुछ ऐसे डिबेंचर्स या कुछ ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, यानी कि अभी तो प्रेफरेंस शेयर इशू किए, अभी डिबेंचर इशू किए, लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जब बढ़ जाएगा, मान लेते हैं ऐसे हो गए हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल के लिए 25,000, ओके, तो अब कितना हो गया, 1 लाख डिवाइड बाय 75,000, ये 25,000 जो है ना वो ये है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर, ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर, वो भी देखा, मतलब फ्यूचर में क्या होगा फिर, तो 1 लाख डिवाइड बाय 75,000, तो ये हो गया 1.33, तो अब आपका ईपीएस कितना आ गया, 1.33, लेकिन ये वाला ईपीएस कौन सा है, ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर ये जो अर्निंग है ना, ये अर्निंग ये थोड़ी बढ़ जाती है, वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर उनको इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, तो हमारी अर्निंग ज़्यादा आती है। ऐसा मैं एक आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ओके जी, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ ले लेता हूँ फटाफट से, ओके, आप थोड़ा सा चाहो तो इसको फास्ट भी कर सकते हो। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट, एक तो करना है ईपीएस बेसिक वाला और एक एड डाइल्यूटेड ईपीएस। अब यहाँ डेटा क्या क्या दे रखा है मैं आपको वो बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, डेटा लिख देता हूँ। यहाँ पर है 5 लाख इक्विटी शेयर है, 5 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट 10 रुपीज़ ईच, और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दे रखे हैं 3 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर ऑफ 20 रुपीज ईच, एक 20 रुपए का है, ठीक है। बट द होल्डर्स ऑफ द, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स, ऑफ दीज शेयर्स हैव राइट, इनको राइट है टू कन्वर्ट, क्वेश्चन देख के लिख रहा हूं बेटा, ठीक है, कन्वर्ट 60% of their holding sorry holding into equity share। भाई जो 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर है ना, सॉरी प्रेफरेंस शेयर है, उस पर डिविडेंड की रेट क्या है 12%, प्रेफरेंस शेयर एक 20 रुपए का है, लेकिन इनमें से 60% को राइट है कि वो अपना शेयर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इक्विटी शेयर में, तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। यहां आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000, यानी कि ये हो गया आपका वही, इसको चाहे आप EAT बोलो या EAIT बोलो, एक ही बात है, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलो, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, इंटरेस्ट वगैरह सब लेस कर दिया, टैक्स भी लेस कर दिया, तो सबसे एंड में दे रखा है ना।
अब इसके अंदर से हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे देंगे, पीछे जो बचेगा वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, हमको क्वेश्चन में दे रखा है अर्निंग, सॉरी शॉर्ट में लिख देते हैं EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है, 16 लाख यानी कि 16 लाख रुपए दे रखा है। ये हम निकाल रहे हैं सबसे पहले बेसिक EPS, ठीक है, बेसिक वाला EPS निकाल देते हैं, फिर डाइल्यूटेड में निकाल देंगे। अब इसमें टैक्स तो लेस हुआ, बस हमको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वो लेस करना पड़ेगा, तभी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगी। और इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है हमारे पास, बिल्कुल है, कितने हैं, 3 लाख के हैं, एक शेयर कितने रुपए का, 20 रुपए का, और डिविडेंड कितना है 12%। तो 3 लाख शेयर्स, एक शेयर 20 रुपए का, तो ये कितने हो जाएंगे भैया, देखो कैलकुलेटर कहाँ रख दिया मैंने, 60 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, 60 लाख। और डिविडेंड की रेट क्या है प्रेफरेंस पर, हमेशा उसके साथ में लिखी होती है 12% प्रेफरेंस शेयर, 12%, तो कितना हो गया, 12% करो तो क्या 7,20,000 रुपये, तो लेस कर दो। अब जो आएगा 16 लाख माइनस 7,20,000, अब आ गया 8,80,000 रुपये। ये क्या आ गया, ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH, इसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे पास, ये रहे 5 लाख, कैपिटल नहीं है, इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का है, तो कैपिटल तो 50 लाख हो गई, तो 5 लाख। तो आपके सामने आ गया बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 8,80,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो ये आ गया आपका लगभग 1.76, एकदम एग्जैक्ट आया अर्निंग पर शेयर, लेकिन बेसिक वाला है। अब आइए बेटा हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं डाइल्यूटेड EPS, ठीक है, EPS सबसे पहले वही हमारे पास जो अवेलेबल है, अर्निंग आफ्टर टैक्स 16 लाख रुपए, इसमें से आपको पता है ना लेस क्या करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करना है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बेटा, अब कोई बोलेगा सर ये ले लो, ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, ये रहा आगे, ये रहा, कहाँ गया, ऊपर ही तो है, ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड के सर आपने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है, ये देखो मैं बताता हूँ, ये रहा ऊपर 7,20,000, मैं कह रहा हूं रॉन्ग, क्यों, क्योंकि डाइल्यूटेड EPS लगा रहे हैं, मतलब कुछ प्रेफरेंस शेयर तो कन्वर्ट हो गए इक्विटी में, जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको डिविडेंड थोड़ी देंगे, तो कितने कन्वर्ट हो गए, जितने हो गए उनको तो डिविडेंड देंगे ही नहीं, तो कितने कन्वर्ट हो गए वो मैं बताता हूं आपको, ये देखो कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 60% कन्वर्ट होंगे, 60% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर में, यानी कि उनको प्रेफरेंस शेयर वापस ले लेंगे, इक्विटी शेयर दे देंगे 60%, लेकिन 40% तो फिर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहेंगे। तो इसका मतलब 3 लाख का 60% कन्वर्ट होगा, 3 लाख का 40% अभी भी रहेगा, तो 40% तो अभी भी रहेगा, तो उनको तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, यस, बस यही पॉइंट है। तो लेस कर दो, कितना है, 3 लाख का 40% तो रहेगा, तो 3 लाख का कर दो 40%, कितने हो जाएंगे सॉरी 120, 1,20,000 प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर है 20 रुपए का, तो 20 मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया आपका 24 लाख, 120 मल्टीप्लाई बाय 20, हाँ 24 लाख, और डिविडेंड क्या है इसके 12%, डिविडेंड की रेट है 12%, तो ये क्या 2,88,000, 2,88,000। तो पहले कितना था और अब कितना है, अर्निंग अवेलेबल फॉर ESH, तो 16 लाख माइनस 2,88,000, 13,12,000 रुपए बच रहे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्लियरली समझ पा रहे हैं ना
कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर 288 आ रहा है क्योंकि 60% तो कन्वर्ट हो गए इक्विटी में, तो उनको दिया ही नहीं हमने डिविडेंड। यहाँ पर पूरा का पूरा 3 लाख शेयर्स पर हमने डिविडेंड दिया था, वो आ गया था 7,20,000। यहाँ पर हमने जो डिविडेंड दिया है वो ओनली 1,20,000 शेयर्स पर दिया है, बाकी के शेयर कन्वर्ट हो गए इक्विटी शेयर में, तो इस बार नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ गए होंगे। यस, तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो पहले से इक्विटी शेयर हमारे पास कितने पड़े हैं, पहले से पड़े हैं 5 लाख के और कन्वर्ट भी हो गए 3 लाख के। देखो 5 लाख प्लस कर दो। अब जो कन्वर्जन है वो कैसे निकालना है पता है, कन्वर्जन ध्यान से निकालना है हमको। कन्वर्ट कौन से हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितने 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूरे नहीं हो रहे, 3 लाख, एक शेयर कितने का है 20 रुपीज़ का, तो वो मल्टीप्लाई करना होगा, टोटल वैल्यू का लेना है। तो 3 लाख टोटल प्रेफरेंस शेयर है और एक कितने का है 20 रुपए का शेयर है। ओके, मल्टीप्लाई करना है हमको, कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, 60% कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके सामने एक अमाउंट निकल के आएगा, देखो आपके साथ एक अमाउंट निकल के आएगा, उसमें डिवाइड करना है आपको। जो हमारे पास इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, इक्विटी शेयर कितने रुपए का है, तो इक्विटी शेयर है 10 रुपए का, तो उसमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 का। अब देखो मैं समझाता हूं आपको, देखो 3 लाख टोटल, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर है, हाँ, एक शेयर कितने रुपए का है 20 रुपए का, तो टोटल हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो कितने की है, ये देखो 60 लाख की, और इसमें से 60 लाख में से कितना कन्वर्ट करेंगे 60%, तो 60 लाख का 60% करेंगे ना तो आएगा 36 लाख। टोटल 36 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल में, लेकिन इक्विटी शेयर ये कितने रुपए का, 10 रुपए का, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए, इसमें 10 का डिवाइड कर दो, 3,60,000, तो 5 लाख प्लस 3,60,000, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 8,60,000। अब यहाँ पर डिवाइड कर दो 8,60,000, तो आपके पास जो ईपीएस आएगा वो आएगा डाइल्यूटेड ईपीएस, तो 13,12,000 डिवाइड बाय 8,60,000, 1.53 कर दो, और क्या राउंड फिगर कर दो 1.53। तो ये जो आया इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, तो ईपीएस स्टेटमेंट आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, आई होप। अब कुछ आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो उससे आपको मैंने तो एक आपको हेल्प कर दी है, मतलब कि आप कम से कम उस चैप्टर को समझ पाएगी ये सब चीज़ें है क्या। अब आप खुद थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे, और इसके अंदर कंपेरेटिव और कॉमन साइज जो एनालिसिस है बैलेंस शीट और पीएनएल का करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 लेक्चर इस चैप्टर के और आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हैं, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और इसके अलावा आप अगर दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घर बैठ के आराम से अच्छे से स्टडी करके अच्छे मार्क्स ला सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।